डीपीपी निकालने, कुछ पार्ट्स हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का था, और इसलिए दो डीपीपी दी थी मैंने, और एक सॉलिड स्टेट का था। कुछ पार्ट्स जो रह गया था वो स्टेट्स ऑफ मैटर का। तो पहले स्टेट्स ऑफ मैटर, यस लेट कंटिन्यू बेटा। फ्रॉम 1 to 3 तक किसी का प्रॉब्लम? 1 से लेके 3 तक स्टेट्स ऑफ मैटर, 1 to 3, नो। 4 से लेके 7 तक, 4 to 7, 4 to 7। 8 से 11 तक किसी का प्रॉब्लम? 8 to 11, नहीं है किसी का? रिस्पॉन्स करते जाओ बेटा, मुझे पता लगता जाए। नेक्स्ट आ जाओ। फिर आपके इसमें थे सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में ले लो आप 1 से लेके 3 तक किसी का प्रॉब्लम? 1 से लेके 3 तक आवाज आ रही है बेटा? सुन पा रहे हो मुझे? रिस्पॉन्स करते जाओ। यस सर। वन से लेके 1 से लेके 3 तक बेटा किसी का? 4 से लेके 6 तक, 4 to 6, 4 to 6। 7 से लेके 9 तक, 7 to 9। क्या आप सारे हो गए? 7 to 9 किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है? 7 to 9, 11, up to 11, 12 तक। किया भी था या किया ही नहीं किसी ने? ये था सर। हो गए सारे? जी सर। नेक्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट हमने जो पैकिंग किया था सॉलिड स्टेट में, तो जनरली हमने अभी तक जितना पैकिंग किया वो सारा पैकिंग हमारा जो रिलेटेड था वो था हमारा रिलेटेड इससे सॉलिड स्टेट के फर्स्ट पार्ट से, जिसमें हमने देखा था कि सारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जितना भी था हमारा, वो सारा हमारे पास एक जैसा पार्टिकल था। लेकिन अगर अलग अलग पार्टिकल आ जाए, जैसा आयनिक सॉलिड में होता है, तो आयनिक सॉलिड है जो आज सेकंड पार्ट हम करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर हम कैसे देखेंगे। देखो, सपोज आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड। टुडे we talk about the structure of ionic solid, and you know, in ionic solid two different types of ions are present, cation and anion। तो आयनिक सॉलिड में हम करने से पहले देखो, मैं थोड़ा सा आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूं कि एक चीज होती है इसमें जिसको बोलते हैं हम रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो आर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस रेशियो जो होता है वो रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन होता है। रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। इसमें जनरली क्या होता है, जो एनायन होता है जनरली, यू सी, जनरली ये जो होगा लार्ज होगा। लार्ज होगा तो मेन पैकिंग इसी की बनेगी। तो मेन पैकिंग बनाएंगे हम, तो मेन पैकिंग गिव्स बाय द, जैसे आप मेन पैकिंग कहते हो ना कि भाई सीसीपी अरेंजमेंट बनेगा, बीसीसी बनेगा, सिंपल बनेगा, तो वो बड़े वाले पार्टिकल का बनेगा। और जब वो बनेगा तो उसके अंदर वॉइड बनेंगे। तो वॉइड जो बनेंगे वो आपके उसमें स्मॉल आयन जाएगा। तो जनरली जो स्मॉल आयन होता है वो कैटायन होता है, जनरली स्मॉल होता है कैटायन। तो ये कहाँ जाएगा, ये वॉइड में जाएगा। अब ये क्लियर है कि हम
जनरली जो अपना पार्ट करेंगे उसमें मेन पैकिंग जिसकी भी करेंगे उसके बीच में जो वॉइड आएंगे उन वॉइड के अंदर आप जनरली कैटायन को डालोगे। तो आर पॉजिटिव इट इज द रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन, एंड आर नेगेटिव इज द रेडियस ऑफ एनायन। ये बात हमको समझनी है। अगर ये बात क्लियर हो गई हमारी तो हम पैकिंग में या न्यूमेरिकल में या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो इट इज वेरी इजी टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम। तो रेडियस रेशियो इज द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब रेडियस रेशियो जो है वो एक लिमिट है। अगर आपके पास रेडियस रेशियो की वैल्यू है कि रेडियस रेशियो आपके पास कुछ वैल्यू आ जाती है, जैसे आ जाता है 0.225 से 0.414 रेडियस आता है रेडियस रेशियो। तो इसमें जो रेडियस रेशियो ये आ जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनेगा। मतलब जो वॉइड बनेगा, वॉइड सराउंडेड बाय फोर लार्ज आयन, लार्ज जनरली एनायन होंगे, और 4 से जो सराउंडेड एरिया है लास्ट टाइम में मैंने बताया था मैंने, वो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो ज्योमेट्री पता लग जाएगी आपको। अगर आपका रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 तक आता है देन इट्स मीन जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 आएगा और वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा और उसमें छोटा पार्टिकल टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। अगर वो आपका आता है 0.414 से स्टार्ट होके 0.732 तक जाता है, इट मीन्स अब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मीन वॉइड जो बना है सराउंडेड बाय 6 लार्ज एनायन। अगर 6 लार्ज एनायन से जाएगा देन इस वॉइड को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये वाला वॉइड जो बनेगा आपका वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। तो ज्यादातर जो हमारे सिलेबस में आएंगे वो टेट्राहेड्रल वॉइड में हमें फिट करने होंगे छोटे आयन या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अगर 0.732 से लेकर के 0.999 तक आ जाए रेडियस रेशियो, मतलब कैटायन का साइज एनायन के इस साइज का आ जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिर इंक्रीज हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ऐसे केसेस में जो वॉइड होगा वो सराउंडेड बाय 8 लार्ज आयन होगा। तो इसलिए इस वाले वॉइड को हम क्यूबिकल वॉइड बोलेंगे, क्यूबिकल वॉइड। अगर इससे भी कम देखना चाहते हो आप तो 0.155 से 0.225 आ सकता है, तब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। तो 3 से सराउंडिंग होगा। ये हमारे सिलेबस में नहीं होगा लेकिन वैसे पढ़ लो कि ये ट्राइगोनल वॉइड होता है, ये ट्राइगोनल वॉइड होता है। तो जितना कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता जाएगा उतने ज्यादा सराउंडिंग पार्टिकल होंगे तो वॉइड बड़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे रेडियस रेशियो बेटा इंक्रीज होता जाता है देन वी कैन से दैट कि आपका जो वॉइड है वो भी बड़ा होता जाएगा। तो हमारे पास देखो एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सोल्व हो गई कि अगर हमें वॉइड का साइज देखना हो तो टेट्राहेड्रल वॉइड से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बड़े होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड से क्यूबिकल वॉइड बड़े होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड को मैंने टीवी लिखा है, कल हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ओवी लिखा है मैंने। और क्यूबिकल वॉइड सीवी लिखा है। तो आपको साइज पता लग गया कि इसका मतलब इन तीनों में सबसे छोटा साइज टेट्राहेड्रल वॉइड का होगा, फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फिर आपका क्यूबिकल वॉइड। इधर से इधर जाओगे तो साइज आपका इंक्रीज होगा। तो रेडियस रेशियो इंक्रीज होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होता है। मतलब उस वॉइड के चारों तरफ जो पार्टिकल आते हैं सराउंडिंग पार्टिकल, नंबर ऑफ सराउंडिंग पार्टिकल विल आल्सो बी इंक्रीज। एंड इन सच केस यू कैन से दैट कि मेन अरेंजमेंट के अंदर जो छोटा वॉइड है वो कहाँ जाएगा ये पता लग जाएगा। सपोज अब सिंपल सी बात ये है बेटा, किसी का आपने कोऑर्डिनेशन नंबर याद कर लिया, सपोज याद करना होगा आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, सपोज आपने बोल दिया 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब वो टेट्राहेड्रल वॉइड छोटा वॉइड है और उस वॉइड के अंदर छोटे वाला पार्टिकल जाएगा। तो इस चीज का अभी हम यूज करेंगे इनकी स्ट्रक्चर्स के अंदर। जैसे आपके पास कुछ आपकी सिलेबस में स्ट्रक्चर है, जैसे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर ऑफ, एग्जांपल करते हैं, समझ लेना बेटा अच्छी तरीके से। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, साल्ट होता है NaCl, इसका रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को देखो याद कैसे करोगे शॉर्टकट में, आप इसमें स्मॉल आयन और लार्ज आयन ले लो, कोऑर्डिनेशन नंबर याद कर लो।
तो उससे आपको पता चल जाएगा कि स्मॉल आयन कौन से वाले वॉइड में जाएगा और लार्ज आयन का क्या अरेंजमेंट हमको याद करना है। सपोज NaCl है आपके पास, यू वांट टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। in NaCl, Na positive, Cl negative is the large ion। तो लार्ज आयन है तो ये बनाएगा मेन पैकिंग, ये मेन पैकिंग। और Na पॉजिटिव आयन है स्मॉल आयन, ये स्मॉल आयन है तो इसका मतलब जो स्मॉल आयन है ये कहा जाएगा फिट इन वॉइड, फिट इन वॉइड, ये वॉइड के अंदर जाएगा, स्मॉल पार्टिकल वॉइड्स के अंदर जाएगा, बड़े पार्टिकल का एनायन बनेगा। अब आपको याद करना होगा कि लार्ज आयन गिव्स मेन पैकिंग, तो कौन सी पैकिंग बना रहा है, तो क्लोराइड आयन की जो मेन पैकिंग बनेगी या CCP बनेगी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये आप पढ़ के आए हो, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनेगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि क्लोराइड आयन देखो कहाँ कहाँ जाएंगे, क्लोराइड आयन आर एट ईच कॉर्नर, यही पढ़ा था हमने CCP में, आर एट ईच कॉर्नर एंड एट ईच फेस सेंटर। हर एक कॉर्नर और फेस सेंटर पे चले जाएंगे, तो हर एक कॉर्नर और फेस सेंटर पे चले जाएंगे तो बेटा कल हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो इसका मतलब इसका CCP में इफेक्टिव पार्टिकल तो 4 आ जाएगा। तो CCP, तो लार्ज एनायन गिव्स मेन पैकिंग, और यहाँ पर क्लोराइड आयन का मेन पैकिंग बेटा CCP आ रहा है, और CCP का मतलब है क्लोराइड आयंस आर एट ईच कॉर्नर एंड ईच फेस सेंटर। तो कैसे कैलकुलेशन करोगे क्लोराइड आयन का कि भाई ये कहाँ कहाँ जाना चाहिए, एक तो कह रहा है कॉर्नर और प्लस कह रहा है फेस सेंटर। यू कैन गिव द कैलकुलेशन एज यू लर्न। तो Z आ जाएगा, और Z किसके लिए, क्लोराइड आयन के लिए। क्लोराइड आयन के लिए Z मतलब क्लोराइड आयन कहाँ कहाँ जाएंगे, कॉर्नर, कॉर्नर होते हैं 8, ईच का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, क्लियर। फेस सेंटर, फेस सेंटर कितने होते हैं 6, तो ईच फेस सेंटर पर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 1/2। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो कितनी आ जाएगी, ये 8, ये 3, तो देखो क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल 4 आ गए। अब मैंने कल आपको सिखाया था, मतलब जो भी प्रीवियस क्लास था, वी रेड अबाउट दैट कि इफ वन पार्टिकल्स फॉर्म CCP अरेंजमेंट देन इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल इज 4। तब इसके अंदर 2 टाइप के वॉइड बन जाएंगे। जब 4 आएगा ये, देन 4 आएगा, तो इसका मतलब मैं फिर इसको थोड़ा कल वाली क्लास को, इस फर्स्ट एग्जांपल को थोड़ा डिटेल बना देते हैं अपने। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लेता हूं कि ये आएगा, तो इसका मतलब कैसे ड्रॉ कैसे करोगे स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो यू कैन राइट इन दिस वे कि सपोज ये क्लोराइड आयन है, सपोज बड़े वाला पार्टिकल है तो बड़ा साइज ले लिया। तो क्लोराइड आयन का पोजीशन क्या दे सकते हो, ईच कॉर्नर, तो क्लोराइड यहां आएंगे, ईच कॉर्नर एंड ईच फेस सेंटर। ये देखो ये आपके फेस सेंटर आ गए, फिर ये फ्रंट का फेस सेंटर और ये आपका बैक का फेस सेंटर। तो इस टाइप से क्लोराइड आयन जब आ जाएंगे तो ऐसा जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसके अंदर तो 2 टाइप के वॉइड बन जाएंगे। तो जब आपका Z क्लोराइड का CCP अरेंजमेंट आ गया, 4 क्लोराइड आयन हो गए, तो इस 4 क्लोराइड आयन में 2 टाइप के वॉइड बनेंगे, कल आपने पढ़ा। टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे 4। अब इनके अंदर बन गए 4, जो कल पोजीशन बताई थी कि टेट्राहेड्रल वॉइड भी बने हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बने। अब हमें देखना है कि कौन से वाले वॉइड में कौन सा पार्टिकल जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, छोटे पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर करना पड़ेगा, तो ये याद करना पड़ेगा। तो Na का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, 4 का मतलब फिट इन वॉइड, तो 4 का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड, तो Na पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। और जब NaCl, जितने Na हो उतने ही Cl हो, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका लिखना है वो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी लिखना है। तो ये 6 जो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका लिखना है वो इसका लिखना है आपने। तो हम कहेंगे कि NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6:6। अगर दोनों का नंबर सेम है, जैसे एक Na पे एक Cl है, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा। तो N हमें तो अभी ये देखना है, इसके बारे में तो हम पढ़ लिया हमने सब। तो Cl के बारे में क्या क्या पढ़ा आपने, Cl नेगेटिव लार्ज आयन है, CCP अरेंजमेंट देता है। जब वो पैक हो जाते हैं CCP अरेंजमेंट में तो अंदर 2 टाइप के वॉइड बनते हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और क्लोराइड आयन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 6, क्लोज कर दो।
एनाइन को। अब कैटाइन की साइड आ जाओ, देखो कैटाइन, कैटाइन स्मॉल आयन है तो फिट किस में होगा, वॉइड में। अब वॉइड किससे देखोगे, इस नंबर से देखोगे, ये नंबर देखो 6 आ रहा है Na के लिए। 6 का मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब इसका जो वॉइड है वो 6 वाला है, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो फिट इन कौन से वाले वॉइड फिट होगा, तो इसका मतलब यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। तो Na पॉजिटिव आयन कम्स इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कहां से पता चला ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 6 से। और इसका रेडियस रेशियो भी सपोर्ट करेगा इसको। तो रेडियस रेशियो अगर आपको याद करना होगा, इसका रेडियस रेशियो आएगा 0.414 से 0.732 के बीच में, 0.5 होता है इसका रेडियस रेशियो जो होता है इसका। NaCl का रेडियस रेशियो निकालोगे वो भी याद करना होगा, रेडियस रेशियो 0.5। तो 0.5 का देखो इसके मिडल में 0.414 से 0.732 के बीच में, तो ये भी क्या सपोर्ट कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो Na पॉजिटिव आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अगर Na और Cl का नंबर दोनों का सेम है तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होगा, 6:6। अब 6:6 है तो ये किस में जाएगा, आपके फिट इन वॉइड। वॉइड देखने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर देखो सोडियम का 6, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो सोडियम आयन जाएंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अब यू नो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है कितने, 4। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पर सोडियम आयन कितने होंगे। देखो बेटा सारी कैलकुलेशन है, कुछ भी रटने का कोई काम नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी चीजें आ जाएंगी। अब आपको पता लग गया कि सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला गया। अब सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला गया तो कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड फीड करोगे, तो नंबर पता करना पड़ेगा Na का। Na के नंबर कितने हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये Na का नंबर नहीं है बेटा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। नंबर कैसे पता करोगे, NaCl में Z पता लग गए थे Cl के। फार्मूला क्या कहता है, NaCl। अगर ZCl नेगेटिव है तो इसका मतलब Na भी 4 ही होंगे। समझ रहे हो ये बात, NaCl एक Na होगा तो एक Cl होगा। तो आप कह रहे हो कि इसमें Cl कितने हैं NaCl के अंदर, 4। ये देखो ये पढ़ा आपने, इसका मतलब 4 Cl है तो Na भी नंबर ऑफ Na, Na भी आपके जो है आपको यहाँ पर 4 फिल करने, तो Na Z ऑफ Na पॉजिटिव वो भी 4 आएगा, बिकॉज रेशियो ऑफ Na और Cl 1:1, और Cl आप पता कर चुके हो 4, तो ZNa4 आएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होते हैं, ये आपने पढ़ा 4 ही होते हैं, तो इट मींस 4 Na पॉजिटिव इन फिट ऑल 4 octahedral void, 4 Na फिट इन ऑल octahedral void। तो Na कहाँ कहाँ गए, ऑक्टा सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं, कल पढ़ा था आपने, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। एज सेंटर 12 होते हैं, एक एज सेंटर 4 में डिवाइड होता है, बॉडी सेंटर 1 ही होता है। तो ये देखो यहाँ कैलकुलेशन भी आ गई, 4 आ गया Na पॉजिटिव। तो सारे आपने ऑक्टाहेड्रल वॉइड फिल करने। तो दोबारा देख लो, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक ही स्ट्रक्चर से सारी स्ट्रक्चर अपने आप सीख जाओगे अगर आपका बेस क्लियर हो गया। कैलकुलेशन है शायद रटी होंगी पहले, अब ये समझ लो कि रटने से ज्यादा जरूरी है इनको, अगर याद रखना है चीजों को, रटी हुई चीजें याद नहीं रहेंगी। तो NaCl में सबसे पहले क्या सिलेक्ट किया मैंने, देखो बड़ा आयन कौन सा है, छोटा आयन कौन सा है, लार्ज आयन स्मॉल आयन। लार्ज आयन जो है क्लोराइड आयन है, तो लार्ज आयन क्लोराइड आयन है। देन हमने क्लोराइड आयन का मेन पैकिंग बनाया, इसका मतलब स्मॉल आयन जो है वो वॉइड के अंदर जाएगा, तो मेन पैकिंग बना के वॉइड पता कर लिए। क्लोराइड आयन लार्ज आयन है तो ये गिव्स मेन पैकिंग, ये मेन पैकिंग देगा, ये याद करनी होगी। तो क्लोराइड आयन की मेन पैकिंग होती है CCP। CCP का मतलब क्लोराइड आयन कहाँ जाएंगे, ईच कॉर्नर और ईच फेस सेंटर पर। तो कॉर्नर और फेस सेंटर का मतलब है टोटल क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल 4 आ जाएंगे। अब जब ये इस तरह से क्लोराइड आयन की पैकिंग हो जाएगी, तो ऐसी पैकिंग हो जाने के बाद 4 जब आ जाएंगे तो अंदर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे। जब 8 टेट्राहेड्रल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो अब हमें ये देखना है कि स्मॉल आयन किसमें डालने हैं या इसमें डालने हैं। इसके लिए वापस हम Na पर आए, Na का कोऑर्डिनेशन नंबर किया 6। Na और Cl, एक Na पे एक Cl है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी दोनों का सेम रहेगा, 6:6 रहेगा। तो Na का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब Na ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। फिट इन वॉइड कौन सा वॉइड,
Na कम्स इन ऑक्टाहेड्रल, क्यों, क्या सपोर्ट कर रहा है, ये 6 सपोर्ट कर रहा है कि ऑक्टाहेड्रल जाएगा। अब हमें एक चीज और पता करनी थी कि अगर ये ऑक्टाहेड्रल में जाएगा तो कितने ऑक्टाहेड्रल फिल करें। तो यहाँ देखो हमें क्लोराइड आयन पता लग गए थे 4, NaCl फार्मूला है, ये 4 होंगे तो Na भी 4 होंगे, तो Na 4 होंगे और 4 ही ऑक्टाहेड्रल है, तो हम क्या कह सकते हैं 4 Na पॉजिटिव इन फिट ऑल 4 ऑक्टाहेड्रल सारे में भर जाएगा। मतलब कहाँ जाएंगे Na, एज सेंटर और बॉडी सेंटर। तो एज सेंटर और बॉडी सेंटर में जाएंगे तो सपोज Na छोटा है ना, इसको ऐसा बना देते हैं, तो कहाँ कहाँ जाएंगे डायग्राम में देखें हम। तो इसका मतलब ये एज सेंटर पे यहाँ जाएंगे, यहाँ जहाँ एज सेंटर दिखाई दे रहे हैं आपको, और एक बॉडी सेंटर पे चला जाएगा। तो एज सेंटर एंड बॉडी सेंटर पर ये आपके चले जाएंगे। तो ओवरऑल क्या रिजल्ट निकले, अब रिजल्ट की बात करते हैं आप इसमें क्वेश्चंस की और रिजल्ट की। तो इसका मतलब सपोज यहां पर हम पार्टिकल देखें तो ये वाला पार्ट, सपोज यहीं कहीं से निकाल लो, ये वाले पार्टिकल दोनों टच कर रहे हैं, टचिंग, या पूरी लाइन को भी ले लो तब भी ले सकते हो आप, दो पार्टिकल टच कर रहे हैं तो टचिंग पार्टिकल क्या है, यहां पर आपका क्लोराइड आयन और उसके साथ में टच कर रहा है सोडियम आयन। चाहो तो पूरा बना लो, पूरा एज ले लो, ये भी टच कर रहा है इधर वापस क्लोराइड आयन, तो यहां से लेके यहां तक तो होता है एज। तो सोडियम क्लोराइड के लिए एज लेंथ ये होगी सपोज ए, तो ए में ये देखो रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, ये भी रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, और यहां से यहां तक 2 रेडियस ऑफ कैटायन। तो फॉर NaCl वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर NaCl पूरा ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कैटायन प्लस एनायन दो गया, ट्वाइस ऑफ कैटायन प्लस एनायन, इनमें से कुछ दे रखा होगा आपको और उससे 3 में से 2 चीजें दे रखी होगी, एक निकालनी होगी। ए इज इक्वल टू 2 R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। क्लियर, किसी को यहां तक कोई डाउट? यू कैन आस्क इफ एनी डाउट। नो सर। जब भी कैटायन और एनायन और ए के बीच रिलेशन निकालना हो तो आपको 2 चीजें गिवन होगी, एक निकालनी होगी, ये फार्मूला यूज करो। दूसरी बात, फार्मूला ऑफ NaCl क्या है एक्चुअल में, देखो फार्मूला ऑफ NaCl, दूसरा क्वेश्चन, जब हमने कैलकुलेशन की तो क्लोरीन का Z मतलब इफेक्टिव पार्टिकल पर यूनिट सेल 4 आए, सोडियम के भी 4 आए, तो इसका मतलब फार्मूला तो बना Na4Cl4। हाँ, सिंपलेस्ट जब इंपेरिकल फार्मूला लिखते हो तो NaCl लिख देते हो इसलिए, तो पर यूनिट सेल फार्मूला ये बनेगा बेटा आपका, पर यूनिट सेल मतलब Z ऑफ NaCl पूछेगा तो 8 नहीं देना, क्योंकि Na4 है Cl4 है, तो NaCl भी तो 4 हो गए, इसको ऐसे भी लिख सकता था मैं 4NaCl। तो Z की वैल्यू NaCl के लिए जब भी यूज करोगे तो 4 करोगे आप, ये आपको डेंसिटी निकालने के काम आएगी। जब आप डेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो ये काम आ जाएगा। कैसे, जब आपको डेंसिटी निकालना हो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था, Z ऑफ NaCl, फार्मूला वेट ऑफ NaCl एवोगैड्रो नंबर इनटू ए क्यू। यहां से आप इसका डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये आप इस तरह का प्रॉब्लम बना सकते हैं। दूसरा, वैसे काफी लॉन्ग कैलकुलेशन है बट मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, अगर वैसी प्रॉब्लम भी आ जाए, थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है कि आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है कि भाई Na का नियरेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कोऑर्डिनेशन में जो फर्स्ट दिखाते हैं वो नियरेस्ट होता है। Na सेंटर पॉइंट है, Na से फर्स्ट कोऑर्डिनेशन, सेकंड कोऑर्डिनेशन और सपोज थर्ड कोऑर्डिनेशन, अब ये रट लेना आप, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। तो Na के सबसे पास में होंगे क्लोराइड आयन, फिर सेकंड वापस आएंगे सोडियम आयन, फिर वापस आएंगे क्लोराइड।
कितने कितने आएंगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट जो सेंटर वाला सोडियम है, फर्स्ट वो 6 क्लोराइड आयन से सराउंडिंग होगा। फिर आएगा आपका सोडियम आयन, तो ये 12 होंगे, क्योंकि अगर बॉडी सेंटर पर सोडियम आयन है, ये वाला सोडियम आयन देखो, सपोज ये वाला सोडियम आयन बॉडी सेंटर पर है, तो इसके चारों तरफ एज सेंटर रखे हुए हैं, तो एज जो टोटल होते हैं वो 12 होते हैं, तो ये जो आपका आएगा ये वापस 12 आएगा। और फिर हम कंसिडर कर रहे हैं इसको, यहां से देखते जा रहे हैं, आप ये नंबर याद कर लेना। सोडियम आयन का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्लोराइड आयन, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर 12 एन आयन, और थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कॉर्नर पर क्लोराइड वाले आएंगे, तो वो 8 हो जाएंगे। और डिस्टेंस जब भी निकालोगे आप, डिस्टेंस निकालने का ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, और समझा भी देता हूं कि डिस्टेंस कैसे निकालोगे। जैसे सोडियम आयन का ये फर्स्ट का डिस्टेंस होगा, ये क्लोराइड आयन जो होगा वो उसके फेस के सेंटर पर होगा, फेस के सेंटर पर होगा, तो फेस के सेंटर, तो फेस का सेंटर उसका a/2 डिस्टेंस पर आएगा। तो आप एक काम करना, फर्स्ट पोजीशन निकालना है तो आप लिखना √1 इंटू a/2, सेकेंड कोऑर्डिनेशन निकालना है तो लिखना √2 इंटू a/2, थर्ड कोऑर्डिनेशन निकालना है तो लिखना √3 a/2, फोर्थ होगा तो √4 a/2, अपने आप डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन इतना आपसे आगे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि अगर NaCl में एक सोडियम आयन है, उसके बिल्कुल नजदीक में कितने क्लोराइड आए, तो आप बोलोगे 6 क्लोराइड आए, उसको फर्स्ट कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। वो किस डिस्टेंस पर है, क्योंकि अगर मैं बॉडी सेंटर से देखूं तो वो फेस सेंटर पर है, और फेस सेंटर उसका a/2 डिस्टेंस पे है, तो a/2 आ जाए। क्योंकि a/2 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस जो आएगा ये आपका एज का हाफ आएगा। फिर देखो दूसरा Na पर जा रहा है, तो Na जो है वो आपका फेस, जो आपका फेस डायगोनल है उसका हाफ है, तो फेस डायगोनल हाफ कितना हो जाएगा? फेस डायगोनल कितना होता है? फेस डायगोनल √2a होता है, तो √2a का हाफ, ये फेस डायगोनल का हाफ। और ये बॉडी डायगोनल का हाफ। बट मैंने आपको ट्रिक से सीधा कह दिया कि आपको अगर बाई चांस, वैसे क्वेश्चन आपको ऊपर वालों में से ज्यादा मिलेंगे, अगर आप इनके देखेंगे मेडिकल वाले क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा मिलेंगे, इधर आपकी ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन होती है तब आते हैं। बट आप याद रख सकते हो, सोडियम का फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर पर 6 क्लोराइड आयन है, सेकंड पे 12 सोडियम आयन है, थर्ड पे 8 क्लोराइड आयन। ये 6 क्यों लिखा है? क्योंकि ये फेस पर है। 12 क्यों लिखा है? क्योंकि ये एज पर है। 8 क्यों लिखा है? क्योंकि ये कॉर्नर पर है। ये डिस्टेंस कितनी है? क्योंकि ये एज का हाफ है, ये फेस का हाफ है, ये बॉडी का हाफ है, तो एज का हाफ a/2, फेस डायगोनल का हाफ ये √2a/2, बॉडी डायगोनल का हाफ √3a/2 आएगा। क्लियर बेटा? कर लोगे? ये कुछ स्ट्रक्चर है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी। इसी टाइप से दूसरी स्ट्रक्चर जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है वो आती है आपकी सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। अब सीजियम क्लोराइड में दोनों के साइज अप्रोक्सीमेट सेम है, किसी को भी आप बड़ा ले लो, किसी को भी आप छोटा ले लो। सपोज यहाँ पर सीजियम काफी बड़े साइज का है, क्लोराइड भी है लेकिन सीजियम बड़े साइज का है यहाँ पर। जनरली इसीलिए मैंने बोला था कि कैटाइन छोटे होते हैं, लेकिन सीजियम बड़े साइज का है, क्लोराइड भी अप्रोक्स साइज का है, बराबर साइज का है, बड़ा छोटा किसी को नहीं बोल सकते। तो किसी को भी एक को, जैसे क्लोराइड आयन को रख दो कॉर्नर पर, ये जाएगा कॉर्नर पर। क्लोराइड आयन का कॉर्नर निकालो, कितना होगा? 8 इंटू 1/8, तो क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल 1 आ जाएगा। और ये अब क्लोराइड आयन सीजियम आयन को रखना है, तो सीजियम आयन को अप्रोक्स साइज, लार्ज साइज, ये जाएगा बॉडी सेंटर पर। बॉडी सेंटर पर जो होगा वो वहां पर क्यूबिकल वॉइड होगा, कॉर्नर के क्यूब और कॉर्नर पर ये रख दिया तो क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड में ये चला जाएगा, तो एक ही होता है क्यूबिकल वॉइड, तो यहाँ एक सीजियम चला जाएगा, सीजियम एक आ जाएगा। क्यूबिकल वॉइड आ गया तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी याद होगी, इसका 8, तो इसका भी तो 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का नंबर सेम है, जितना सीजियम उतना क्लोराइड, जो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका वही कोऑर्डिनेशन नंबर इसका। तो सिंपल सी स्ट्रक्चर बन गई इसकी, तो बहुत इजी होगी स्ट्रक्चर इसमें। यही अगर इसमें क्वेश्चन आएगा तो आपके लिए इट इज मोर इजी टू NaCl।
तो यहाँ पर सिंपली ये सपोज वी हैव ए क्यूब, क्लोराइड आयन इज हियर एट द कॉर्नर ऑफ ईच क्यूब, एंड सीजियम आयन एट द एंड ऑफ सेंटर। तो अब देखो सारे एटम एक जैसा होता तो हम कहते हैं कि भाई सारे एटम एक जैसे होते हैं तो कहते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बट अब इसमें देखो पूरी यूनिट में 1 सीजियम है, 1 क्लोराइड है, तो फार्मूला क्या बन गया, सीजियम क्लोराइड। इसलिए जेड यहाँ जो लोगे वो सीजियम क्लोराइड का 1 लेना है, 2 नहीं लेना। इसलिए ये प्योरली बीसीसी नहीं है, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो आप बोलोगे शूडो बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर। अगर यहां भी क्लोराइड आयन आ जाता तो बीसीसी हो जाता, पार्टिकल का नंबर 2 लेते। तो शूडो बीसीसी जब भी लेते हो, पहले भी मैंने बताया, तो जेड की वैल्यू सीजियम क्लोराइड के लिए 2 मत लेना, 1 लेना। दूसरी बात, यहाँ पर पार्टिकल जो सेंटर वाला है वो बॉडी डायगोनल पार्टिकल पर टच कर रहे होंगे। तो सपोज ये बॉडी डायगोनल है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, बीच वाला बॉडी डायगोनल है। तो कॉर्नर पर क्लोराइड आयन हो गया, इधर भी क्लोराइड आयन हो गया, और बीच में आपका सीजियम आयन हो गया। ये क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन, ये सीजियम आयन। तो ए जो यूज करोगे, ये पूरा बॉडी डायगोनल है तो इसकी डिस्टेंस होगी √3a। तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज करना बेटा, √3a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। NaCl से इसमें डिफरेंस आ गया। यहाँ पर √3a, बिकॉज बॉडी डायगोनल पे टच करेंगे पार्टिकल, तो √3a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, ये आर पॉजिटिव नेगेटिव ये, तो 2 आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव आ जाएगा। तो डेंसिटी यूज करोगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू जेड, अब की बार सीजियम क्लोराइड का जेड 1 लेना, फिर मास ऑफ सीजियम क्लोराइड और एवोगैड्रो नंबर इनटू ए क्यूब। यहाँ क्या हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड इज नॉट प्योर बीसीसी स्ट्रक्चर, इट इज द सूडो बीसीसी स्ट्रक्चर, बिकॉज कॉर्नर पर क्लोराइड आयन आएंगे और सेंटर पर सीजियम आयन आएगा। तो क्लोराइड पर क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन भी एक बनेगा, सीजियम आयन भी एक बनेगा, तो सीजियम क्लोराइड का भी एक ही पार्टिकल बनेगा, इफेक्टिव पार्टिकल। तो जेड का वैल्यू बेटा 1 ले लेंगे, पूरा जेड इफेक्टिव 1 ले लेंगे हम यहाँ। तो डेंसिटी निकालेंगे तो जेड की वैल्यू यहाँ 1 रखनी है आपने, 2 नहीं रखनी। इवन बीसीसी है क्योंकि एक्चुअल बीसीसी नहीं है, सूडो बीसीसी। दूसरी बात, बिकॉज सीजियम आयन क्यूबिकल वॉइड में जा रहा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों का फार्मूला देखो, फार्मूले में दोनों का रेशियो सेम है, तो 8:8, जो इसका आएगा वही इसका आएगा, 8:8 आ जाए। और यहाँ पर जो टचिंग पार्टिकल है वो सेंटर वाला सीजियम दोनों कॉर्नर के ऊपर नीचे कॉर्नर को टच कर रहा है, तो ये बॉडी डायगोनल पर टच हो रहे हैं पार्टिकल। तो √3a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। देन देखो, फिर आपके सिलेबस में है स्ट्रक्चर ऑफ, ये ध्यान से देखना बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड मतलब ZnS, S2 नेगेटिव आयन, Z2 पॉजिटिव आयन। यहां सल्फाइड आयन लार्ज आयन है, गिव्स मेन पैकिंग। मेन पैकिंग इसकी बनेगी, ये 2 टाइप की पैकिंग पॉसिबल है, अभी बताऊंगा किसमें कौन सी होगी। या तो CCP देता है या फिर आपका HCP देता है। जब CCP देता है तो इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, और जब HCP देता है तो इसको बोलते हैं वुड-जाइट स्ट्रक्चर। इट मीन ऑन द बेसिस ऑफ packing of sulfide ion, zinc sulfide structure are of 2 type, zinc blend structure and woodside structure। zinc blend structure में सल्फाइड का CCP अरेंजमेंट होगा और वुडजाइड के अंदर आपका HCP होगा। इसका मतलब ये आपका स्मॉल आयन है, जिंक आयन है, ये स्मॉल आयन, स्मॉल आयन है तो वॉइड में जाएगा। तो वॉइड का पता कोऑर्डिनेशन नंबर से होगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद करना है आपको,
जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। 4 का मतलब ये टेट्राहाइड्रल में जाएगा। तो दोनों का फार्मूला देखो, ZnS, जितने जिंक आयन उतने सल्फाइड आयन, तो 4:4, जिंक का 4, सल्फाइड का भी 4। तो स्मॉल आयन कौन से वाले में जाएंगे? टेट्राहाइड्रल वॉइड। जिंक आयन हमेशा किस में जाएगा? टेट्राहाइड्रल वॉइड में जाएगा। तो वेरी सिंपल, पहले तो इतना याद रखोगे, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड में सल्फाइड आयन गिव्स मेन पैकिंग, बट इट्स गिव टू टाइप्स ऑफ पैकिंग। if it sulfide ions are packed in CCP arrangement, then this structure is known as zinc blend structure. And if sulfide ion are packed in HCP structure, then its structure known as Wurtzite structure. But in both of cases, coordination number remains same, 4:4. वुड जिंक ब्लेंड में भी 4:4 रहेगा, वुडजाइट में भी 4:4 रहेगा। इट मींस जिंक का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, तो ये कोई सी भी स्ट्रक्चर हो, इन दोनों स्ट्रक्चर में, चाहे जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर हो चाहे वुडजाइट स्ट्रक्चर हो, जिंक आयन कम्स इन टेट्राहेड्रल वॉइड, दोनों में ही टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, क्योंकि जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के लिए सेम है 4। तो स्मॉल आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएंगे। तो दोनों को अलग अलग करके करते हैं स्टडी। अब कैसे करेंगे हम? सपोज अपने पास जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में ZnS कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4:4 रहेगा। 4:4 का मतलब ये CCP अरेंजमेंट बनाएगा। CCP का होगा तो सल्फाइड आयन जो हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। तो जितने सल्फाइड आयन होंगे उतने ही जिंक आयन होंगे ZnS में, तो Zn आयन भी 4 हो जाएंगे। और सल्फाइड आयन CCP में है, तो CCP हो गया तो इसमें दोनों टाइप के वॉइड बनेंगे। CCP में जिंक का ये सल्फाइड आयन का नंबर 4 आया, तो बेटा देखो इसका मतलब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे। लेकिन हमारे पास जिंक आयन 4 आए हैं। अब इनकी बात खत्म करते हैं, अब जिंक की तरफ चलते हैं। जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो जिंक का कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 है, तो ये किस में जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड में। लेकिन जिंक है कितने? देखो जिंक 4 है और वॉइड 8 है, तो सारे तो भर नहीं सकते, तो हम कह सकते हैं सो 4 जिंक आयन comes in 8 tetrahedral void अल्टरनेटिवली, आधे भरे जाएंगे। तो पूरा स्ट्रक्चर देखो बेटा क्लियर हो गया। तो ZnS में क्या होगा? ZnS के अंदर सल्फाइड, अगर जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है, इफ वी कंसीडर द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, देन सल्फाइड आयन गिव द CCP अरेंजमेंट। अगर सल्फाइड आयन CCP अरेंजमेंट दे रहा है तो सल्फाइड आयन का पार्टिकल 4 आएगा। 4 आएगा तो फार्मूला है ZnS, जितने सल्फाइड आयन होंगे उतने जिंक आयन आएंगे। जिंक आयन भी 4 है। इसको बाद में सोचते हैं जिंक आयन को जाएंगे कहाँ पे। पहले जिंक आयन का CCP अरेंजमेंट हो गया तो उसके अंदर 2 टाइप के वॉइड आएंगे, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, 4 ऑक्टाहेड्रल। अब हमें देखना है जिंक आयन जाएगा किसमें। तो जिंक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वो तो टेट्रा में जाएगा। लेकिन जिंक आयन है कितने? 4। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने? 8। तो 8 में से 4 को ही तो फिल करोगे, इसलिए आप बोलोगे 4 जिंक आयन कम्स इन 8 टेट्राहेड्रल वॉइड अल्टरनेटिव। तो इसका मतलब यहां पर आप ये देखोगे, बॉडी डायगोनल पर अगर हम देखें, ये सपोज बॉडी डायगोनल, यहां पर सल्फाइड आयन आ गया बड़े वाला, और उसके टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक आयन आ, ये डिस्टेंस टोटल जो है बॉडी डायगोनल पर है। तो पूरा बॉडी डायगोनल जो होगा यहां तक डिस्टेंस है, ये बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस होती है √3a, और ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। टेट्राहेड्रल वॉइड 1/4 डिस्टेंस पे होता है। तो यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि ये डिस्टेंस जो हो जाएगी √3a/4, और √3a पर एक बड़ा आयन एक छोटा आयन है, तो R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के अंदर, बिकॉज CCP आपके ज्यादा सिलेबस में, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में √3a/4 R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। और डेंसिटी निकालोगे, डेंसिटी Z, तो 4 जिंक आयन 4 सल्फाइड आयन, तो ZnS भी तो 4 आ गए। फार्मूला क्या आया? Z सल्फाइड 4,
जिंक 4, तो ZN4 सल्फाइड 4, या इसको लिख सकते हो 4ZNS, यहाँ आप 4 लो, 4 इंटू जो भी इसका फार्मूला होगा ZNS का, हो गया 0 नंबर इंटू। तो देखो तीनों स्ट्रक्चर को कंपैरिजन करते जाना कि NaCl में कैसे किया आपने। कॉमन चीजें हैं सभी की जो निकालनी है, डेंसिटी निकालना है और रिलेशन निकालना है R पॉजिटिव नेगेटिव का। तो NaCl में A इज इक्वल टू R पॉजिटिव R नेगेटिव आया था, A/2 इज इक्वल टू R पॉजिटिव R नेगेटिव। अंडर सीजियम क्लोराइड में अंडर 3A इज इक्वल टू आया था, उसका हाफ किया था आपने ट्वाइस लेकर के, और यहाँ पर ये डिस्टेंस आ जाएगा। इसके बारे में थोड़ा कर लो, कम पूछा जाता है लेकिन पूछ ले बाई चांस। वुडजाइड स्ट्रक्चर ZNS, कोऑर्डिनेशन नंबर फिर अगेन 4:4, लेकिन सल्फाइड का HCP अरेंजमेंट। अगर सल्फाइड का HCP अरेंजमेंट है तो सल्फाइड आयन आ जाएंगे 6 बेटा, कल पढ़ा आपने, तो जिंक आयन भी हो जाएंगे 6, जिंक आयन भी 6, यानी कि फार्मूला बनेगा ZN6S6। इसमें फिर टेट्राहेड्रल 12 हो जाएंगे और ऑक्टाहेड्रल 6 होंगे, तो 12 में से हाफ फील्ड हो जाएंगे जिंक से, और बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, फील्ड तो टेट्राहेड्रल होगा, तो इसमें बोलोगे 6 जिंक आयन comes in 12 tetrahedral अल्टरनेटिव। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, ये वाले नंबर का फर्क है। यहाँ पर यूनिट सेल जिंक सल्फाइड का नंबर 4 होगा, यहाँ पर यूनिट सेल जिंक सल्फाइड का नंबर 6 होगा। ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर एंड वुडजाइड स्ट्रक्चर। एक दो स्ट्रक्चर आपकी डायरेक्ट सिलेबस में हो रहे हैं, जैसे एक स्ट्रक्चर है आपकी फ्लोराइड स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, एक है आपका एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ये होता है आपका Na2O। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर किसका होता है, तो आंसर दोगे CF2 Na2O। तो अभी तक जो पढ़ रहे थे उससे अलग क्या आ रहा है इसमें, उससे अलग बेटा ये आ रहा है इसके अंदर CaF2, जितने कैटायन है उससे डबल एनायन है, या जितना एनायन है उससे डबल कैटायन। तो इनमें देखो CaF2 में Ca2 पॉजिटिव F2 नेगेटिव, यहाँ लार्ज आयन जो हो गया आपका फ्लोराइड, ये लार्ज आयन जो हो गया कैल्शियम हो गया, यहाँ फ्लोराइड आयन स्मॉल आयन हो गया, कैल्शियम लार्ज आयन है यहाँ पर उल्टा कैटायन लार्ज आयन है, तो मेन अरेंजमेंट ये बनाएगा, तो लार्ज आयन बनाएगा, इसलिए इसका CCP अरेंजमेंट बनेगा, कैल्शियम आयन का CCP अरेंजमेंट। और फ्लोराइड आयन जो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर से पता लगेगा कौन से वॉइड में जाएगा, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। अब एक काम करना, जब दोनों का नंबर सेम नहीं हो, जितना ये हो इसमें नंबर डबल है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका डबल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8:4। देखो पता भी लग रहा है, स्मॉल आयन को टेट्राहेड्रल वॉइड में भेजना है, तो ये रहा टेट्राहेड्रल वॉइड, फ्लोराइड आयन इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। CF2 में Ca का CCP अरेंजमेंट, और Ca का CCP अरेंजमेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर फ्लोरीन छोटे आयन का 4 है, वो छोटा आयन टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, और सारे टेट्राहेड्रल वॉइड भरे जाएंगे क्योंकि ये इसका नंबर शो कर रहा है। ये देखो एक बात याद रखना, ये फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर तो ये शो कर रहा है कौन से टाइप के वॉइड में जाएगा, और ये वाला नंबर ये शो कर रहा है कि फ्लोराइड आयन है कितने कैल्शियम के सराउंडिंग, तो इसका मतलब 8 फ्लोराइड आयन 4 टेट्रा जो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 ही होते हैं, तो 8 फ्लोराइड आयन इन ऑल टेट्राहेड्रल। इसमें फर्क कितना है, इसको फ्लोराइड बोल रहे हो, इसको एंटी फ्लोराइड बोल रहे हो, एंटी फ्लोराइड में उल्टा कर दो, इसमें CCP अरेंजमेंट वापिस ये लार्ज आयन आ जाएगा, ये लार्ज है, ये लार्ज है तो ये CCP अरेंजमेंट दे देगा, ये CCP अरेंजमेंट देगा तो ये स्मॉल है, ये वॉइड में जाएगा, वॉइड में जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 आ जाएगा, 4 × 8।
तो Na का ये कोऑर्डिनेशन नंबर और ये वाला नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये तो वॉइड बताएगा टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये बताएगा कितने टेट्राहेड्रल वॉइड फिल करेगा, तो ये वाला नंबर तो 8, तो ये भी कह देगा 8 टेट्राहेड्रल वॉइड फिल्ड बाय 8 सोडियम। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर CaF2, फ्लोराइड स्ट्रक्चर में बड़ा आयन, लार्ज आयन, कैल्शियम है, इसलिए ये CCP अरेंजमेंट बनाएगा। तो स्मॉल आयन वॉइड में जाएगा, तो वॉइड टेट्राहेड्रल में जाता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब इन दोनों का नंबर सेम नहीं है, तो अब इसका नंबर निकालना है, फ्लोराइड आयन कितने हैं, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो इसका नंबर निकलेगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कैल्शियम आयन 8 फ्लोराइड आयन से सराउंडिंग है, तो वो देखो निकल ही जाएगा, 4 2 जा 8। तो ये जो होता है ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर फ्लोरीन के लिए, और ये होता है फ्लोरीन का नंबर। तो देखो 8 फ्लोराइड आयन 4 टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में फिल। ऐसे ही Na2O में, Na2O में ओ उल्टा हो गया इसका, इसलिए इसको एंटी बोल दिया। ऑक्सीजन का लार्ज CCP अरेंजमेंट हो गया, तो स्मॉल आयन सोडियम आ गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 याद करना है, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, है कितने इधर देख लो 8, तो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो ये बेटा आपकी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर, तो आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर करनी है, और भी कैसी भी आ जाए आप बना सकते हो स्ट्रक्चर, जैसे कोई सा भी पॉइंट आ जाए आपके पास। सपोज मैं ऐसा एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर। इसको देखो सोल्व करना है आपको। ऑक्सीजन 4 है, तो पर यूनिट सेल 4 ऑक्साइड आयन दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का CCP अरेंजमेंट हो गया, तभी तो 4 आए ऑक्सीजन। CCP अरेंजमेंट हो गया, तो इसके अंदर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन चुके। अब ये वाले स्मॉल आयन वॉइड में जाएंगे। अब देखो मैग्नीशियम कितना है, 1 ही है मैग्नीशियम, तो एल्यूमिनियम 2 है, तो ये जो मैग्नीशियम 1 है ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, और जो एल्यूमिनियम है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएंगे। तो अब आप इनकी फिलिंग करो ना, सोचो जरा कैसे सोल्व करोगे इसको। कैसे सोल्व करोगे, देखो मैग्नीशियम आयन है कितना 1, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने 8, लेकिन 8 में फिल तो 1 ही हो रहा है ना मैग्नीशियम, तो 1/8 पार्ट फिल होगा, मतलब 12.5% ऑक्टाहेड्रल वॉइड फिल्ड होगा। इधर आओ देखो एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखो कितने आपके पास 2 हैं, किसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं 4, तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सिर्फ 2 ही फिल कर रहे हो आप, 1/2, मतलब कितना होगा 50% परसेंटेज, ये टेट्राहेड्रल 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कैसे सोल्व करते हैं ऐसी प्रॉब्लम, तो ये फार्मूला दे दिया MgAl2O4, तो आप बोलोगे O4 है तो ऑक्सीजन 4 है, इसका मतलब CCP अरेंजमेंट। जब ये ऑक्सीजन CCP अरेंजमेंट बनाएगा तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, 4 ऑक्टाहेड्रल। ये दोनों स्मॉल आयन है, ये अब ये याद करना है कि मैग्नीशियम टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम है तो एक ही ना, और टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास 8 है, तो 1/8 पार्ट ही फिल हुआ, 1/8 पार्ट का मतलब 12.5% टेट्राहेड्रल वॉइड फिल। और एल्यूमिनियम जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो 4 होते हैं और एल्यूमिनियम है सिर्फ 2 ही, तो 2/4 मतलब 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड फिल। क्लियर। कैलकुलेशन बेटा जिस तरीके से सिखाई है ऐसे ही करना, तो याद भी रहेगी और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी कम रहेंगे। भाई सीधा क्रेमिंग करेंगे जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है, तो उससे बात नहीं बनेगी, कैलकुलेशन करना पड़ेगा आप। इसके बाद इसमें देखो आपके कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे डिफेक्ट, इसमें कुछ डिफेक्ट दिए, तो डिफेक्ट भी हमारे पास 2 टाइप के हैं, स्टोइचियोमेट्रिक एंड
नॉन स्टोक्योमेट्रिक। जो आपके स्टोक्योमेट्रिक है उसमें फिर दो टाइप के आपके पास, एक है आपके पास शॉर्ट की डिफेक्ट, एक है आपके पास फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉर्ट की जैसे सपोज शॉर्ट से याद रखना, शॉर्ट की मतलब कोई पार्टिकल, जैसे कोई क्रिकेटर कोई बॉल को शॉट लगाता है और ग्राउंड से बाहर कर देता है, तो शॉर्ट की मतलब पार्टिकल क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चले जाएंगे, तो इसलिए इसमें आयन पेयर मिसिंग होती है। क्रिस्टल बनते टाइम अगर मिस हो गया है, आयन पेयर कोई कैटायन चला गया, एनायन चला गया, तो शॉर्ट की डिफेक्ट बनेगा ये। तो आयन पेयर मिस होंगे तो डेंसिटी लोअर होगी, इसलिए ये जो आपको मिलेगा लोअरिंग इन डेंसिटी में मिलेंगे, जहां डेंसिटी कम हो। और क्या होगा इसके अंदर, डेंसिटी लोअर है तो डेंसिटी के साथ साथ ये हाई कोऑर्डिनेटेड आयनिक कंपाउंड में मिलते हैं, हाई कोऑर्डिनेटेड आयनिक कंपाउंड, जैसे 6:6 वालों में, 8:8 वालों में। तो ये क्या पढ़े थे, जैसे सीजियम क्लोराइड, NaCl, इसके अंदर मिलेंगे शॉर्ट के डिफेक्ट, आपको ऑब्जर्व जो होंगे इसके अंदर होंगे। और ये जो आपको मिलेंगे, इनके जो इनके साइज होते हैं, हाईली कोऑर्डिनेटेड आयनिक कंपाउंड में साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिमिलर साइज, ये भी बोल सकते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। बट इसके अपोजिट इसमें देखेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट में मिक्सिंग नहीं होगी, नो मिक्सिंग ऑफ आयंस, ओनली आयंस डिस्प्लेस फ्रॉम लेटेस्ट साइड, जहां ये होने चाहिए थे लेटेस्ट साइड से, टू इंटरस्टिशियल स्पेस। अपनी जगह छोड़कर जो होंगे, वो अपनी जगह छोड़कर दूसरे जो दूसरे आयंस हैं उनके बीच में आ जाएंगे, उनके स्पेस के बीच में आ जाएंगे, तो क्रिस्टल को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट में इसमें बाहर चले जाते थे, आयन पेयर मिस हो जाते थे, इसलिए इसकी डेंसिटी में इफेक्ट नहीं आएगा, नो लोअरिंग इन डेंसिटी। ये अच्छा खासा आप 12th लेवल पर भी खूब पढ़ते हो, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, बोर्ड में आते ही थे। नो लोअरिंग इन डेंसिटी, ये जो होंगे लेस कोऑर्डिनेटेड, कोवलेंट मतलब लेस आयनिक, लेस कोऑर्डिनेटेड, लेस आयनिक, या इसको बोल सकते हो मोर कोवलेंट कंपाउंड में मिलेंगे आपको, जिनमें लेस कोऑर्डिनेटेड है। तो जैसे 4:4, 4 रेशो वाला एग्जांपल क्या किया था, जैसे हमने ZnS मिलेगा, ये आपको जिंक सल्फाइड के अंदर मिलेंगे ऐसे। इनमें क्या होता है कि साइज में काफी डिफरेंस होता है, लार्ज डिफरेंस इन लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये तो जिंक बहुत आपने देखा था टेट्राहेड्रल में जा रहा था, टेट्राहेड्रल तो बहुत स्मॉल होता है ना, तो टेट्राहेड्रल स्मॉल है तो स्मॉल ही है जिंक आयन काफी उससे, तो जहां पर साइज में डिफरेंस ज्यादा होता है वहां फ्रैंकल मिलते हैं। लेकिन कुछ बेटा ऐसे एग्जांपल भी है जिसमें दोनों टाइप के डिफेक्ट मिलते हैं, AgBr shows both डिफेक्ट। ऐसे भी होते हैं जिसमें दोनों टाइप का डिफेक्ट आपको मिलता है। और दूसरा टाइप है आपका नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट में अब आप देखोगे, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, अभी आप जो कर रहे होंगे सैंपल, जो NTA के सैंपल आ रहे हैं इस साल, उसमें नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट पर कूलम दे रखे हैं,
नॉन स्टोक्योमेट्रिक न्यूमेरिकल बना रखे हैं, तो हो सकता है इस साल इधर से प्रॉब्लम आ जाए। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर या तो मेटल एक्सेस होगी या नॉन मेटल एक्सेस होगी। नॉन मेटल मतलब एनायन, मेटल मतलब कैटायन। मेटल एक्सेस कैसे हो सकती है? मेटल एक्सेस कैसे हो सकती है? जब रिमूवल ऑफ एनायन हो जाए। अगर एनायन बाहर चलेगी क्रिस्टल से तो कैटायन ज्यादा हो जाएंगे, या एडिशन ऑफ कैटायन हो जाए। रिमूवल ऑफ एनायन या एडिशन ऑफ कैटायन, इसका एग्जांपल ले सकते हो जैसे येलो NaCl, येलो NaCl, येलो जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड। तो इसमें क्या होता, क्या है एक्चुअल में, आप देखोगे ऐसा क्यों हुआ और येलो कलर क्यों आया इसका रिमूवल ऑफ एनायन में। तो इसमें देखो Na पॉजिटिव और इसके पास Cl आना चाहिए था, लेकिन Cl बाहर निकल गया क्रिस्टल से। फिर Na पॉजिटिव या फिर Cl नेगेटिव। सपोज ये क्रिस्टल है NaCl का, Cl बाहर चला गया तो न्यूट्रल Cl बाहर जाएगा, नेगेटिव की फॉर्म में नहीं जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। तो इस टाइप से देखो कैटायन एक्स्ट्रा हो गए। तो जब एनायन रिमूव हो जाए तो रिमूवल ऑफ एनायन से मेटल एक्सेस हो जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है जो अपनी स्पेस पे ट्रेप हो जाता है, अपनी स्पेस के ऊपर जहां होना चाहिए था, तो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड एट इट्स लेटिस साइड। जब अपनी लेटेस्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाता है तो इसको बोलते हैं एफ सेंटर, मतलब कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर। जहां पर जो कोई एनाइन अपनी जगह छोड़ के चला जाता है और डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह रह जाता है, तो उसको हम ये बोलते हैं एफ सेंटर, कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर। ऐसे एग्जांपल जिंक ऑक्साइड का ले सकते हो। जब जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो हीट करने पर कुछ ऑक्सीजन बाहर हो जाती है, ऑक्सीजन उड़ के बाहर चली जाती है, तो इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ जाएगी, नेगेटिव पार्ट बाहर हो गया तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, तब भी ये येलो हो जाता है। एक होता है एडिशन ऑफ कैटायन, एडिशन ऑफ कैटायन। तो इसमें जिंक ऑक्साइड का एग्जांपल ले सकते हो, ZnO, एक्स्ट्रा जिंक आ जाए, Zn2 पॉजिटिव। अभी हमने पढ़ा कि जिंक बहुत छोटे साइज का होता है, तो वो छोटी सी स्पेस के अंदर आ सकता है। सपोज इस जगह पे जिंक आ जाए एक्स्ट्रा, जिंक आएगा तो साथ में इलेक्ट्रॉन वगैरह भी लाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एफ सेंटर नहीं है, नॉट एफ सेंटर। एफ सेंटर का रीजन ये नहीं है, एफ सेंटर का रीजन है अपनी इलेक्ट्रॉन साइड पर जो रहता है तो उसको ट्रैप्ड होता है, उसको लेटिस साइड बोलते हैं। ये तो एग्जांपल हो गया एडिशन ऑफ कैटायन का। ऐसे ही आप नॉन मेटल एक्सेस कर सकते हो, तो उसके भी दो रीजन हो सकते हैं। उसका हो सकता है रिमूवल ऑफ कैटायन और एडिशन ऑफ एनायन। रिमूवल ऑफ कैटायन एंड एडिशन ऑफ एनायन। रिमूवल ऑफ कैटायन की जब आप बात करोगे तो कैटायन बाहर चला जाए, इसका एग्जांपल, तो इसमें देखो इसका एग्जांपल है फेरस ऑक्साइड, FeO। तो FeO होगा तो जैसे Fe+2, ये ऑक्साइड, लेकिन Fe+2 बाहर चला गया यहां से, तो क्या करेगा कि Fe+ या ऑक्साइड, ये Fe+2 फिर ऑक्साइड, तो Fe+2 बाहर चला गया है, तो दो चार्ज जो कम हुआ है उससे क्या होगा कि जो अंदर वाले कुछ Fe+2 है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएंगे चार्ज मेंटेन करने के लिए। तो इसकी पहचान ये होगी रिमूवल ऑफ कैटायन में, जो कैटायन होगा वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। जैसे FeO है तो F, इससे क्या है नंबर में फर्क आ जाएगा। और एडिशन ऑफ एनायन, एनायन लार्ज साइज का होता है इसलिए फिट नहीं हो सकता, इसलिए ये सिर्फ थियोरटिकली है, सोच सकते हैं। तो इस टाइप के रिमूवल ऑफ इन पर प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो NTA में आप देखोगे तो इस पॉइंट पर नोमेरिकल बना बना के दे रखे हैं उसमें। ये नोमेरिकल कैसे होंगे?
तो इसका मतलब इस बार यहां से प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसमें न्यूमेरिकल किस टाइप से आता है? तो इसमें एग्जांपल देखा जाए, ऐसे देखा Fe सपोज 0.98। ओ, ये कोई नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड है। ये सपोज हमारे पास नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड है और इसमें वो कहेगा कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Fe+2I। इसका मतलब क्लियर कट है। ये देखो ये कौन सा डिफेक्ट है, आप पूरा एक्सप्लेन देखो करो इसको। नॉमेरिकल तो जल्दी हो जाएगा लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऑक्सीजन 1 है तो आयरन 0.98 है, इसका मतलब ये कौन सा डिफेक्ट हुआ? ये आपका हुआ नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और कैसे नॉन मेटल एक्सेस हुआ? बाई रिमूवल ऑफ कैटायन। इसका मतलब कैटायन जो ऊपर पड़ा वो चीज आ गई, कैटायन रिमूव होगा। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि यहाँ पर जो ऑलरेडी अब प्रेजेंट है Fe, जो ये प्रेजेंट है, ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे। एक तो जो होनी चाहिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और कुछ जो इंक्रीज हुई होगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये बात समझनी होगी हमको कि FeO आता है तो इट मीन्स Fe आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, और ऑक्सीजन का ऑक्साइड का -2 होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम को जब भी हमने सोल्व करना हो, ध्यान से करना बेटा, इस साल आने के चांसेस है। अभी ये क्वेश्चन आपको भी दूंगा, आपसे भी करवाऊंगा, मैं आंसर पूछूंगा मैं आपसे। तो Fe 0.98 है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इधर +3 है। तो ऐसे क्वेश्चन किससे सोल्व किए जाते हैं? ये सोल्व किए जाते हैं सोल्व बाय इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। मतलब चार्ज तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है अलग अलग कर देते हैं। इधर पॉजिटिव आयन है Fe+2, इधर आयन एक और होंगे +3, इधर ऑक्साइड आयन होंगे नेगेटिव। अब हम इनके एटम कंसीडर करेंगे। एटम देखो, टोटल आयन Fe के हैं 0.98। टोटल आयन, टोटल नंबर ऑफ आयन इज 0.98। इट मींस Fe+2 के एटम हो गए सपोज x। तो 0.98 में से x छोड़ दो तो इसके रहेंगे 0.98 माइनस x। और ऑक्सीजन है 1। अब इनका चार्ज निकाल लो। चार्ज देखो, एक आयरन एटम का 2 है तो x का कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x। इधर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 0.98 माइनस x। ऑक्सीजन एक है तो टोटल चार्ज आ गया 2। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? जितना पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, बिकॉज कंपाउंड तो ओवरऑल न्यूट्रल ही रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज टोटल कितना है आपके पास? 2x +3 0.98 माइनस x इज इक्वल टू 2। सोल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 24 29 -3x इज इक्वल टू 2। तो ये 3 और 2 -x, ये इधर चला जाएगा तो -0.94। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 0.94। इसका मतलब x कितने एटम कितने हैं आयरन के? 0.94, और टोटल कितने थे? 0.98। तो परसेंटेज निकाल लो। 0.94 0.98 में से इंटू 100। तो 0.98 है तो ये 0.94 है। अगर ये 100 होता तो 94 ही होता। ये 100 से कुछ कम है तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसका आंसर थोड़ा सा 94 से ज्यादा है। कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस टाइप का प्रॉब्लम बेटा आपके आ सकता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम जब भी आए तो आप ऐसे सोल्व करना है आपने। जैसे इस एग्जांपल में यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, सपोज आपके पास जब कभी भी नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाए तो इसका मतलब रिमूवल ऑफ कैटायन से आया है।
तो इसमें Fe कोई फार्मूला दे रखा होगा आपको, Fe 0.98 और ऑक्सीजन। तो हमने क्या कर लिया कि ये क्लियर है कि इसमें आयरन +2 और +3 स्टेट के अंदर है, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट -2 ही होता है। तो +2 +3 O-2 हमने पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग कर लिए। सपोज Fe के एटम निकाल लिए, Fe का x एटम है, तो Fe+3 के कितने हो जाएंगे 0.98 - x, और ऑक्सीजन आ जाएगा 1। चार्ज निकाल लो टोटल, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज एक तरफ रख दो और दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज, इससे एक्स का वैल्यू आ जाएगा और परसेंटेज निकाल लेना टोटल में से कितना। सर वो क्लियर? 96 आएगा, कौन सा? ये वाला 96 के अराउंड आएगा। हाँ वो कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, थोड़ा ज्यादा आएगा, मैंने लिख लिया है देखो। हाँ जी जो सर, आंसर 96 आएगा आ रहा। वो कैलकुलेट कर लोगे आप। एक प्रॉब्लम आप लोग बनाओ, मैं सेम ऐसा प्रॉब्लम दे रहा हूं अभी, देखो आपको। ये दे दिया, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Ni+4 आए। हिंट दे दूं कि ये निकेल है। आयरन +2 और +3 शो ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, लेकिन निकेल जो है वो +2 एंड +4 करता है, ये नॉलेज होना चाहिए। +4 आयन का परसेंटेज निकालना है, और वैसे ये नहीं भी दिया होता ना, ये तो मैंने बता दिया, देगा नहीं वो, यहीं से पता लग जाएगा। Ni+4 निकालना है, इसका मतलब वैसे जनरली तो Ni+2 होता है, तो कुछ +4 में चेंज हो गए होंगे, मेटल एक्सेस इफेक्ट है। करो बेटा, करके दिखाओ ये। आया किसी का आंसर? करना है सभी ने, बैठे नहीं रहना, इंतजार करना है, फिर उसका फायदा ही क्या हुआ आपके पढ़ाई करने का। मैं तो हर साल ही करता रहता हूँ ये क्वेश्चन, मेरे से थोड़ी करने से होगा आपका। आप करो, इसका आंसर दो मुझे, आपको पता लगेगा कि आप आंसर सही कर गए तो इट्स ओके, कहीं गलती कर दी तो सीख लोगे, नहीं तो नोट ही करते रहोगे तो उसका क्या फायदा। सर वो 4.17। 4.17।
और भाई और किसी का आंसर, कोई किसी और बच्चे का? और किसी का नहीं आया? देखो बेटा सिंपल है, आंसर तो दिया करो बेटा, देने से ही सीखते हैं। आंसर नहीं दोगे तो कैसे सीखते? सब 4.16। कोई बात नहीं, इसका मतलब दो जनों का सेम आ रहा है आंसर। यस सर। Na+2, Na+4, ऑक्सीजन -2, तो एक, अब की बार ये निकालना है तो इसको एक्स ले लो, ये टोटल हो जाएगा तो ये एटम आ जाएंगे आपके। ये हो जाएगा बेटा 0.9x-x, और ये हो जाएगा 1, ये तो 1 ही है। चार्ज देख लो टोटल, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया ये तो। तो 1.92 हो जाएगा ना। अच्छा। अच्छा, और ये कितना आ गया, ये 4x इजिकल टू, डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, 2, ये कितना आया था, 12, 19। यस सर, 1.92। अच्छा, ये 2x आ गया, ये 4x आ गया, ये 2 आ गया, तो ये कितना हो गया, 1.92 प्लस 2x इजिकल टू 2। तो 2x इजिकल टू कितना रह गया, 0.08। यस सर। x इजिकल टू कितना आ गया, 0.04। 0.04। तो x की वैल्यू 0.04 आ गई। परसेंटेज निकालना है हमें, परसेंटेज ऑफ Ni Ni+4, plus तो देन 0.04 पॉइंट ऐसे ही जीरो किया ना। फोर हाँ, यस सर। डिवाइडेड बाई कितने में से, पॉइंट 0.96 इंटू 100। इंटू, तो 4 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा बेटा, तो आंसर जो होगा 4.1। 4 से, हाँ, थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, और एक प्रॉब्लम आती है आपकी डोपिंग से रिलेटेड। प्रॉब्लम रिलेटेड विद डोपिंग, अगर कोई चीज मिला दें डोपिंग। सपोज, प्रॉब्लम से समझते हैं, सपोज 1 मोल NaCl crystal is doped with 10 raised to power -5 mole percent of strontium chloride. Calculate the number of vacancies in crystal. सेम कॉन्सेप्ट पे बेटा, जैसे पहले किया था सेम वैसे। देखो ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे करोगे, ये देखो 1 मोल NaCl, NaCl का मेन क्रिस्टल था, और इसमें डाल क्या रहे हो आप, स्ट्रांशियम क्लोराइड। तो आप कैसे करोगे, पहले तो जनरली सोचो आप, जनरली कैसे सोचोगे बेटा, कि भाई अगर NaCl का क्रिस्टल है तो एक स्ट्रांशियम क्लोराइड डालने के लिए कितने NaCl, देखो NaCl में डॉप कर रहे हो आप स्ट्रांशियम क्लोराइड, तो Cl तो कॉमन है, छोड़ दो Cl को। स्ट्रांशियम का चार्ज देखो +2 है, सोडियम का चार्ज +1 है। तो आप क्या करोगे कि भाई चार्ज तो बराबर रखोगे ना, जब दो सोडियम रिप्लेस करोगे, जैसे ये क्रिस्टल है, देखो ये सोडियम है, बहुत सारे सोडियम है, और इसमें आपको 1 स्ट्रांशियम डालना है सपोज, तो 1 स्ट्रांशियम डालने के लिए एटलीस्ट 2 सोडियम तो रिप्लेस करने पड़ेंगे आपको, बिकॉज चार्ज तो बैलेंस करोगे ना, Na+, ऐसे कर दिया करो, Sr, चार्ज बैलेंस किया करो। देखो Na+ +1 है, इसका चार्ज इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका चार्ज इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2Na रिप्लेस होंगे और 1 स्ट्रांशियम आ जाएगा, तब 2Na जाएंगे तो एक स्ट्रांशियम आके एक जगह ले लेगा, तो स्पेस खाली कितना हुआ, 2Na रिप्लेस्ड हुए, 1 स्ट्रांशियम ऐड हुआ, तो वैकेंसी कितनी आई देखो बेटा,
दो रिप्लेस, दो गए, एक वापस आ गया, तो 2 - 1 हो गया। 2 - 1 तो वैकेंसी कितनी होगी? 1। तो इसका मतलब जितने आपके पास ट्रांशियम ऐड कर रहे हो, 1 ट्रांशियम ऐड किया तो 1 ही वैकेंसी है। तो इसका मतलब 1 मोल NaCl के अंदर जितना मैं ट्रांशियम ऐड कर रहा हूं उतना मोल परसेंट वैकेंसी आ जाएगी। तो इसका मतलब वैकेंसी कितनी हो गई? वैकेंसी इक्वल टू, यहीं से पता लग रहा है, 1 1 एडिड ट्रांशियम। देन एडिड स्ट्रांशियम कितना है आपके पास? 10⁻⁻5 मोल परसेंट। तो सोल्व करो। 10⁻⁻5% मतलब 100 नीचे आ गया, इतना मोल। और मोल भी सोल्व करेंगे तो 10⁻⁻5/100 इंटू 6 इंटू 10⁻23 कैलकुलेट कर। दोबारा बता रहा हूँ, थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है ये, लॉजिकली सोचना होगा आपको कि NaCl के क्रिस्टल में स्ट्रांशियम क्लोराइड डाल रहे हो तो क्लोराइड जाएगा, क्लोराइड आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज हो रहा है, यहाँ सोडियम आयन है या स्ट्रांशियम आयन है। तो अगर मुझे एक स्ट्रांशियम आयन है, क्योंकि चार्ज तो मेंटेन ही रखना है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना है आपको, स्ट्रांशियम एक आएगा तो एक स्ट्रांशियम आएगा तो उसका चार्ज +2 है, तो 2 सोडियम निकालने होंगे। तो 2 जगह खाली हुई, लेकिन एक में तो स्ट्रांशियम आ गया तो एक ही खाली रही। तो कुल मिला के कैसे सोल्व किया मैंने? जिनको आप रिएक्शन करवाना चाहते हो उनको बैलेंस कर दो, उनके चार्ज को। चार्ज बैलेंस करने पर 2 रिप्लेस हुए तो एडेड 1 हुआ। तो ऐड 1 हुआ तो वैकेंसी कितनी रहेगी? आपने 2 हटाए थे, एक ऐड किया, 2 हटाए तो 2 में से एक वापस ऐड हो गया, तो वैकेंसी तो एक ही रहेगी। तो जितने आपने स्ट्रांशियम डाले हैं उतनी ही तो वैकेंसी रह गई। तो इसलिए स्ट्रांशियम का जितना होगा NaCl में डालोगे तो वही आंसर निकालो। तो सर इसका 6 × 10⁻16 के आसपास आएगा। हाँ, इसका जितना आपका देखो यहाँ कितना आ रहा है। ऐसा ही अगर मैं एक प्रॉब्लम लिख दूं, इफ, सोल्व करना अब इसको, इफ 1 मोल NaCl crystal is doped by 10⁻³ mole percent of AlCl3, then calculate the number of vacancy in crystal। ये सोल्व करो आप। कंसेप्ट वही यूज करो, पहले वाला। So 6 × 10⁻18। 6 × 10⁻18। और किसी का भी आया बेटा, किसी का और?
सर 12 into 10 की पावर 18। 12 into 10 raised to power 18. Anybody else? ओके, लेट्स सी। देखो आपको अब की बार रिएक्शन किस किस में देना है, NaCl और AlCl3। तो आप AlCl3 कंपेयर किसको करना है, Na पॉजिटिव और Al AlCl3 को, पॉजिटिव। है ना। तो पहले आप इनके बैलेंस करो, इनको Na+1 है और एल्यूमिनियम +3 है। तो बैलेंस करने के लिए इसका चार्ज इसका कोफिशिएंट बना दो और इसका चार्ज इसका। अब देखो 3 पॉजिटिव हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। इसका मतलब 3Na रिप्लेस करोगे तो 1 एल्यूमिनियम ऐड होगा, डॉप्ड होगा। 3 गए, 1 आ गया, तो वैकेंसी कितनी रहेगी, 3 - 1 मतलब ट्वाइस। किसका ट्वाइस, इसका ट्वाइस। ये 1 डालोगे तो इसकी वैकेंसी 2 प्रोड्यूस हो जाएगी, इसी से निकालना है। तो इस बार वैकेंसी क्या करोगे आप, वैकेंसी इजिकल टू ट्वाइस ऑफ डॉप्ड AlCl3। तो वैकेंसी ट्वाइस, डॉप कितना किया आपने, 10⁻³ मोल परसेंट, तो 100 आ गया। उसको आगे और सोल्व कर दो, कितना आएगा आपका, उन दोनों में आंसर चेक कर लेते हैं। 10⁻⁵ तो यही हो गया, मोल लिखोगे तो सर 12 ही आएगा, वो मैं उसको माइनस करना भूल गया था। हाँ, तो 12 आएगा 12 बेटा, ही आएगा। यस सर। है ना। 12 इंटू 10 10 इज टू पावर पावर 18। 18। कभी भी ऐसे कर रहा हो तो ये दोनों ऊपर वाले प्रॉब्लम दिए हैं, मैंने ज्यादा स्ट्रेस भी दिया है क्योंकि एनटीए के क्वेश्चंस में डाल रहा है इस तरह के सैंपल। तो आपको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी से मेंटेन करना है। और बाकी जो है इस चैप्टर में एंड में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, आप एनसीईआरटी से भी डायरेक्ट रीडिंग लगा लेना, उनके एग्जाम्पल्स याद कर लेना। थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको क्या करना है अब इसके अंदर। आपको जो बाकी थ्योरेटिकल पार्ट रह गया, जैसे देखिए क्या प्रॉपर्टी आती है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजी जैसे पढ़ते हो आप, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है हमारे पास, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। हाँ, सिंपल सिंपल चीजें। डायमैग्नेटिक कब होता है, जब ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जैसे NaCl वगैरह में। तो सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक स्पीसीज होगी। और डायमैग्नेटिक की वैसे पहचान क्या होगी, अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा ही। मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा तो इसके वेट में स्लाइटली डिक्रीज आएगा। फिजिकली अगर चेक करना है तो इसका वेट चेक कर लेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड में, तो स्लाइटली डिक्रीज इन वेट इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइन है इसको अपोज करेंगे। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कोई भी। जब कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा, चार्ज है वो भी, तो इसमें स्लाइटली इंक्रीज आ जाएगा इन वेट। तो पैरा वाले में अनपेड नहीं होते? पैरा वाले में अनपेयर्ड, पेयर्ड इसमें अनपेयर्ड, पेयर्ड इसमें अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वही आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दो होंगे तो कैंसिल कर देंगे, तो अनपेयर्ड होना चाहिए, स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा इन वेट इन मैग्नेटिक फील्ड, ये पहचान हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो स्लाइटली इंक्रीज दिखना चाहिए आपको। ये एक्चुअली पैरामैग्नेटिक की ही फॉर्म है। अगर एक हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए, हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब बेटा हाई नंबर ऑफ अनपेयर्ड हो जाएगा तो हाई डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म हो जाएगा।
हाई डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। हाई डिग्री ऑफ जब पैरामैग्नेटिज्म आ जाता है तो ये परमानेंट पैरामैग्नेटिज्म शो करने लग जाता है। परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल शो करने लग जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं जिसमें परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाता है उसको फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक जैसे जिसका एग्जांपल आप देखते हो जैसे आयरन वगैरह, आयरन की ऑक्साइड, आयरन, क्रोमियम, ये फेरोमैग्नेटिक के कुछ एग्जांपल आते हैं। इसमें क्या होता है फेरोमैग्नेटिज्म में, आप एक चीज देखोगे, फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर आपका परमानेंट मैग्नेटिक है तो कैसे देख सकते हो, जैसे आप कभी देखना मैग्नेट लेना और मैग्नेट को आयरन से आप चिपका देना तो कुछ टाइम तक उसको रहने देना, तो उससे क्या होंगे, जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन के डाइपोल हैं वो अलाइन हो जाएंगे एक ही लाइन में। डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे एक ही लाइन में। तो इससे क्या हो जाएगा, हाई डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म आ जाएगा। अब इवन चाहे मैग्नेट को हटा दो तो कुछ टाइम तक ये अलाइनमेंट बना रहेगा और ये खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब आप किसी आयरन की पीस को मैग्नेट से अट्रैक्ट कराओ, बाद में क्या मैग्नेट हटा दो, अब आयरन भी किसी से लगा के देखना तो आयरन भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा, बिकॉज इसमें जो डाइपोल्स का अलाइनमेंट है वो आपका पैरेलल हो गया है। यहां पर जो है डाइपोल अलाइनमेंट इन सेम डायरेक्शन। लेकिन कुछ एग्जांपल देखो, जैसे आपका फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है, तो फेरी मैग्नेटिक में क्या है कि हाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट शो स्मॉल पैरामैग्नेटिज्म। तो इसमें नंबर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हाई है लेकिन स्मॉल पैरामैग्नेटिज्म, ये क्यों आता है, ड्यू टू अनइक्वल अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल। जैसे मान लो कुछ तो डाइपोल हो गए पैरेलल में, लेकिन कुछ फिर एंटी पैरेलल हो गए, फिर पैरेलल हो गए, तो एंटी पैरेलल वाले कुछ को तो कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ डाइपोल इनके लिए रह गया, इनके थ्रू रह गया। तो हाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉनों फिर भी लेस पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, उसको फेरी मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। Fe3O4 फेराइट वगैरह इसके एग्जांपल। तो एग्जांपल एनसीईआरटी में जरूर याद कर लेना। एंटी फेरो में क्या है, हाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट जो डाइपोल्स है वो जीरो है। ये क्यों आएगा, ड्यू टू इक्वल अलाइनमेंट इन बोथ डायरेक्शन। भाई है तो बहुत सारे, 3 ऐसे हो गए, फिर 3 ऐसे हो गए, फिर 2 ऐसे हो गए, फिर 2 ऐसे हो गए, अलाइनमेंट कुछ ऐसा बन जाए तो ये क्या कैंसिल आउट करने लग जाएंगे सबको और डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। तो इसको एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। मैग्नीज वगैरह की ऑक्साइड इस कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें ज्यादातर पूछेगा भी आपसे, तो आपसे जनरली क्या पूछ सकता है, इसमें एग्जाम्पल्स पूछ सकता है। तो एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपने करना है, उनको आप रीड कर लेना अच्छी तरीके से। और इसी टाइप से आपको एक पूछेगा डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी जो है हमारे पास दो टाइप की है, पायरो इलेक्ट्रिक और पीजो इलेक्ट्रिक। पायरो एंड पीजो। पायरो का मतलब है हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिसिटी ऑन हीटिंग। अगर किसी को हीट कर दो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरली वायर वगैरह में हम कर सकते हैं, हीटिंग करने से इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज करने फ्लो होने लग जाए तो पायरो इलेक्ट्रिक। पीजो का मतलब प्रेशर से होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी ऑन प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करो इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाए। जैसे एग्जांपल आप किसी भी रेडियो वगैरह के अंदर बटन या स्विच करते हो तो अंदर मटेरियल भरा होता है, वो स्विच दबाने से प्रेशर लगता है, प्रेशर से सर्किट कंप्लीट होता है और इलेक्ट्रिसिटी से सर्किट कंप्लीट हो जाता है और वो आपका
जो स्टीरियो वगैरह चलने लग जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑन प्रेशर, पीजो इलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल को बोलते हैं। पीजो में भी आपका तो होगा, दो टाइप के हैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को आप, ये होगा आपका दो टाइप की, एंटी और जैसे उसमें था आपका एंटी, और इसमें एंटी फेरो इलेक्ट्रिक और सिर्फ फेरी। इनके आपके एग्जाम्पल है आपके, जैसे आप लेड वाले जर्कोनेट, लेड जर्कोनेट, PbZrO3, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये वाले एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल करने हैं आपके, पूछा जाएगा तो रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन एक रीडिंग लगा लेना भाई, एग्जाम्पल याद हो जाए तो बेटर है। तो ये एंटी फेरो इलेक्ट्रिक और एंटी फेरो इलेक्ट्रिक और फेरो इलेक्ट्रिक, पीजो इलेक्ट्रिक को दो में करोगे, फेरो इलेक्ट्रिक एंड एंटी फेरो इलेक्ट्रिक में आप डिवाइड कर सकते हो। लास्ट वाला देखो, जेड ABCD में लास्ट आता है, तो जर्कोनेट वाला एग्जांपल लास्ट वाले में दे देना। बाकी ऊपर वाला एग्जांपल सोडियम पोटेशियम वाले आ जाए तो फेरी इलेक्ट्रिक वाले में दे देना। पहले सिलेबस में था, लेकिन कई बार क्वेश्चन दे सर देते हैं। BaTiO3 किस में आएगा? हैं? BaTiO3 वो भी ऊपर वाले में, टाइटेनेट बेरियम, टाइटेनेट, वो टाइटेनियम याद कर लेना। हाँ, जितने एग्जाम्पल हो ना याद कर लेना, ये ध्यान रखना जेड वाला लास्ट में होगा बिल्कुल, वो आप ठीक है एग्जाम्पल सर। याद कर लेना। जितने दे रखे हो आपको एनसीईआरटी में उतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना, उनकी रीडिंग लगानी है। और एक कई बार जो है इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बोलते हैं ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग इक्वेशन एन लेमडा 2D साइन थीटा, फिजिक्स में पढ़ते हो, मॉडर्न फिजिक्स में, यहां भी कई बार प्रॉब्लम मिल जाता है। एन लेमडा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा, थीटा एंगल दे रखा होगा, इंटरप्लेनर डिस्टेंस दे रखा होगा, ई का मतलब इंटरप्लेनर डिस्टेंस, एन होगा ऑर्डर, नहीं दिया हो तो फर्स्ट ऑर्डर लिया करो, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, क्योंकि फिजिक्स का पार्ट है वैसे। इंटरफ्रेंस डिफ्रैक्शन जो पूरा चैप्टर पढ़ते हो वहां आता है, लेकिन यहाँ अगर क्वेश्चन आएगा तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये सारा बेटा आपका जो है सॉलिड स्टेट के कुछ पार्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, उस पर नोमेरिकल वगैरह हमने ऊपर डिस्कस किए, कुछ ये आइडिया दिया है। तो इसका एनसीईआरटी में आप रीडिंग जरूर लगा लेना इसकी। क्लियर? तो इसका क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। ठीक है बेटा, किसी का कोई बात पूछनी है या मैं लीव करूं? ओके सर।